मोल्स के हमने दो हिस्से बनाए थे। पहला हिस्सा वो था जिसमें छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स थे, जैसे कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन, मास कॉम्पोजिशन, एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला। और उसके बाद सेकेंड हाफ आता है मोल्स का, जिसमें मोल्स इक्वेशन वाले मोल्स आ जाते हैं। तो आज हम कुछ बातों को रिव्यू कर लेते हैं और उसके बाद बाकी जो इक्वेशन वाले क्वेश्चन हैं वो कल कर लेंगे। ठीक है जी। तो अब हमारे पास पहली जो कंसेप्ट था वो ये था कि आपको एमआर निकालना आना चाहिए। तो एमआर कैसे निकालते हैं, दैट इज समथिंग जो आप मतलब कैलकुलेटर पे फटाफट आपका हाथ चले, बजाय इसके कि आप पीरियोडिक टेबल ढूंढने लग जाएं, उसके मासेस ढूंढने लग जाएं, बिकॉज कॉमन एलिमेंट्स हैं और उनके मासेस अब तक आपको याद होने चाहिए थे। तो एमआर कैसे कैलकुलेट करते थे, एक एक दो दो एग्जांपल से याद दिलाते हैं, फिर पॉसिबल पे चलते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ भाई NaClO3, इसका आप एमआर निकालें, तो इट वाज वेरी सिंपल। यू नीड टू सम अप ऑल दी रिलेटिव एटॉमिक मासेस। क्या मतलब, Na का मास कितना है 23, क्लोरीन का मास कितना है 35.5, ऑक्सीजन का मास कितना है 16 टाइम्स 3। टाइम्स 3 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन एक नहीं है बल्कि 3 है। और बस कैलकुलेटर अपने पास निकाल के रखें ताकि वक्त बचे। तो ये आ जाएगा 58.5 प्लस 16 इंटू 3, दैट इज 106.5। क्योंकि ये कैलकुलेशन है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 106.5। तो ये आ गया क्या, एमआर। सिंपल था। फिर एमआर में बाज दफा मैंने आपको कहा था डॉट आ जाता है, तो डॉट और ब्रैकेट वाला भी एक एक एग्जांपल करा देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास आ गया CaOH ट्वाइस। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है कि भाई Ca तो अकेला ही है, OH कितने कितने हैं, दो हैं। ठीक है, यानी ब्रैकेट के बाद ट्वाइस लगा हुआ, इसका मतलब ये टू दोनों पर है, O पर भी है और H पर भी है। एक गलती जो कॉमनली होती है वो क्या होती है, वो मैं मेंशन कर देता हूँ। आपने कैल्शियम का मास रखा 40, बच्चे यहाँ मल्टीप्लाई लगा देते हैं। मल्टीप्लाई नहीं लगेगा, दो एलिमेंट्स के दरमियान हमेशा क्या आता है, प्लस। वो मैथ्स में ज्यादा ही इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो यहाँ पर क्या ऐड कर देते हैं, मल्टीप्लाई ऐड कर देते हैं। और यही सबसे बड़ी मिस्टेक नॉर्मली ब्रैकेट वाले में होती है। आपने अगर यहाँ मल्टीप्लाई लगा दिया, गल मुक गई, मामला बढ़ जाएगा, क्योंकि बिल्कुल मास टोटली चेंज हो जाएगा। इसलिए दो एलिमेंट्स के दरमियान क्या होता है, प्लस। वो ब्रैकेट तो सिर्फ इसलिए लगाया है हमने क्योंकि ये इसको होल ब्रैकेट ट्वाइस शो करना था कि दोनों पर है। तो आप प्लस लगाओगे, प्लस के बाद ऑक्सीजन का मास कितना है भाई, कितना है भाई 16 टाइम्स 2, और हाइड्रोजन का मास कितना है 1, और वो भी टाइम्स 2। दो तरीके करने के, आप अंदर सॉल्व कर लो, दोनों को ऐड करके फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या दोनों को अलग अलग 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, करें सॉल्व करें इसको, कितना हो जाएगा 14 60 32 30 72 74। ये मास कितना बन जाएगा, 74 बन गया। अब इसी तरह एक डॉट वाला भी था बेटा, ये मैं चूंकि रिव्यू कर रहा हूं तो मैं रोके बगैर करूंगा, तवज्जो नहीं हटाना बेटा। आपने कहा एक और मास ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल CaSO4.2H2O। तो अब डॉट की साइंस बड़ी सिंपल थी कि डॉट की जगह क्या आता है, प्लस। डॉट की जगह भी गलती क्या करते हैं आप, मल्टीप्लाई लगाने की गलती कर देते हैं, और फिर वहां से पूरी सिचुएशन चेंज हो जाती है। डॉट की जगह भी प्लस ही आता है। तो कैल्शियम का मास 40 प्लस सल्फर का मास 32 प्लस ऑक्सीजन का मास 16 इंटू 4, डॉट की जगह प्लस, फिर 2, और यहां पर 2 ब्रैकेट आएगा, क्योंकि ये दो वाटर हैं, दो हाइड्रोजन नहीं है, दो वाटर है। तो ये दो इधर भी आएगा और इधर भी आएगा। तो यानी इसको कैसे सॉल्व करोगे, हाइड्रोजन का मास इंटू 1 इंटू 2 और ऑक्सीजन का मास 16, यानी इस पूरे वाटर को आपने ब्रैकेट में डाल देना होता था, याद आ रहा है, और फिर ये 2 पूरे से मल्टीप्लाई होगा। तो अब आप सॉल्व करें इसको, कैलकुलेटर पकड़ के बेटा बताते हैं। फाइनल आंसर है 272। ठीक है, तो आप इसको ऐड करें, कैलकुलेटर सबके पास रहे बेटा, कि ये आपने इसको मल्टीप्लाई किया ना सही से, 172। अच्छा, 172 आ रहा है। तो याद रखें, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी फिर उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, वो तो फिर आपके अपने हाथ में है कि आपने कैलकुलेटर सही इस्तेमाल किया था या नहीं किया था। यानी अक्सर बच्चे मैंने आपकी क्लासेस में से देखे, वो कैसे ऐड कर रहे हैं, ये ऐड किया, ये ऐड किया, और ये इसमें ऐड कर दिया माशाल्लाह। ठीक है, ये 2 इसमें ऐड कर दिया और फिर जो आंसर आया उसको उससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो वो तो फिर क्या होता है कि मास आना था 174, अब आ रहा है 4000, और आपके दिमाग में जरा सा भी अकल नहीं जाग रही कि भाई इतनी छोटी सी वैल्यूज का मास 4000 कैसे आ गया। तो इसलिए ये गलती भी हो जाती है कि इस 2 को इसके साथ ऐड कर डाला, तो ये 2 अलग है, इसके साथ मल्टीप्लाई करके करेंगे। ये एमआर था। उसके बाद जो आप एमसीक्यू में बहुत देखते हैं वो दो चीजें हैं, परसेंटेज कॉम्पोजिशन और मास कॉम्पोजिशन। मैं फिर बता दूं, हम मोल के चैप्टर से कुछ चीजें रिवाइज कर रहे हैं, और फिर अभी इसी ये रिलेटेड क्वेश्चन जो आएंगे नजर आएंगे वो करा देंगे, जो नहीं आएंगे वो छोड़ देंगे। ठीक है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन और
मास कॉम्पोजिशन, ये आपने देखा है एमसीक्यू में बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं। एमसीक्यू के अंदर ऑप्शंस में परसेंटेज कॉम्पोजिशन में कोई डेटा नहीं होता। आपसे कहा जाएगा कि भाई बताइए इस कंपाउंड के अंदर कौन से एलिमेंट की परसेंटेज सबसे ज्यादा है, सब या कौन से एलिमेंट का मास सबसे ज्यादा है, कौन से एलिमेंट का मास सबसे कम है। तो फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाए कि बताइए कि NH3 में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है, तो आप कैसे सॉल्व करते थे? आपने कहा भाई परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालना है, तो वर्किंग आपकी क्या होती थी? ऊपर आप ले लेते थे नाइट्रोजन का मास और नीचे ले लेते थे पूरे कंपाउंड का मास और मल्टीप्लाई करते थे किससे? 100 से। देखो एक ही नाइट्रोजन है तो एक नाइट्रोजन का मास ऊपर ले लिया और नीचे पूरे मॉलिक्यूल में दोबारा से नाइट्रोजन आ गया और उसके बाद मल्टीप्लाई, तो नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 14। नीचे क्या हो जाएगा बेटा बोलो? 14 + 1 × 3 और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब सॉल्व करें, क्या आ जाएगा? 82.35। जी क्या नाम था तुम्हारे लंबे वाले बाल वाले लड़के बेटा? नाम क्या तुम्हारा? अयान। अयान 82.35%। एक एग्जांपल और देख लें इसी परसेंटेज कॉम्पोजिशन की। आपसे मैंने कहा अभी मुश्किल एग्जांपल उठाते हैं। Al2SO4 थ्राइस में सल्फर का परसेंटेज कितना है? सल्फर, व्हाट परसेंटेज ऑफ सल्फर? तो क्या तरीका वही रहा, क्या तरीका था बेटा परसेंटेज निकालने के लिए? सल्फर का मास, कितने सल्फर है आयन इसमें? एक है कि तीन है? तीन है, तो इसीलिए सल्फर का मास टाइम्स 3 डिवाइडेड बाय कंपाउंड का मास विच वुड बी एल्यूमिनियम का मास 27 टाइम्स 2 प्लस फिर सल्फर दोबारा रिपीट होगा 32 टाइम्स 3 फिर ऑक्सीजन 16 × 4 × 3 मल्टीप्लाई बाय 100। दोबारा देखो बेटा, सल्फर 3 थे तो सल्फर का मास टाइम्स 3 डिवाइडेड बाय एल्यूमिनियम का मास मल्टीप्लाई बाय 2, फिर यहाँ प्लस लगाया, फिर 32 अगेन मल्टीप्लाई बाय 3, उसके बाद ऑक्सीजन का मास 16 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3। सॉल्व करें, क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? एक ही बच्ची क्यों सॉल्व कर रही, बाकी सब क्यों नहीं कर रहे? सोल्यूशन करो बेटा, थोड़ा हाथ थोड़ा सा रवानी में आ जाएगा। रायन साहब क्या कर रहे हो? 28.07%। तो वर्किंग सबको समझ आ गई? क्या वर्किंग है भाई? बेसिक सी वर्किंग है, जिसका मास निकालना है उस कंपाउंड में जितने वो एलिमेंट्स हैं। एक और एग्जांपल बड़ा फेमस है, आपको पास में बड़ा दिखेगा, NH4NO3 में नाइट्रोजन का परसेंटेज। अब इसमें कितने नाइट्रोजन है? एक है या दो है? तो बहुत ज्यादा बच्चे कॉमनली क्या मिस्टेक करते हैं, वो एक ही नाइट्रोजन लेते हैं, दूसरा भूल जाते हैं। तो यहाँ दो नाइट्रोजन है, तो कैसे निकालेंगे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन? नाइट्रोजन का मास मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। क्यों 2 कर रहे हैं भाई मीत? और क्या नाम है तुम्हारा? कन्हैया। क्यों 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि आपको दो नाइट्रोजन दिख रहे हैं वहां, तो दोनों का मास लेंगे तो परसेंटेज पता चलेगी। नीचे क्या आ जाएगा बोलो? नीचे क्या आ जाएगा? नाइट्रोजन का मास है 14, तो ऊपर आ गया 14 × 2, नीचे आ जाएगा 14 + 1 × 4 + 14 + 16 × 3 मल्टीप्लाई बाय 100। कितना? 17.5%। तो ये क्या था? आपने ये पढ़ा था, अल्लाह आपका भला करे, कि मास परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैसे निकालेंगे। दूसरा मास कॉम्पोजिशन था। मास कॉम्पोजिशन में डेटा दिया हुआ होता है, और डेटा कैसे दिया हुआ होता है, और ये आप एमसीक्यू में देखेंगे, क्रॉस क्वेश्चन करेगा कि भाई 2 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितना है। अब फर्क क्या आ गया कि पहले वो बोला था कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की परसेंटेज कितनी है विदाउट गिविंग एनी डेटा। अब वो आपको कह रहा है अगर मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड का 2 ग्राम सैंपल है, उसमें कार्बन का मास कितना होगा, कार्बन का मास कितना होगा। तो उसमें फर्क क्या आता था? सिर्फ एक कि आप मल्टीप्लाई बाय 100 की जगह क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई बाय गिवन मास। बाकी सब वही होता है। यानी कार्बन का मास कितना है? 12 है, डिवाइडेड बाय बोलो 12 + 16 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2। बजाय 100 की जगह गिवन मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बताएं क्या आ जाएगा? यानी मसला मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड का 2 ग्राम का सैंपल है, उसमें कार्बन का मास कितना है? 0.54 ग्राम है। तो दोनों का बिल्कुल सिमिलर वर्किंग होती है, बस मल्टीप्लाई बाय 100 की जगह मल्टीप्लाई बाय गिवन मास। फिर इस शुरू के टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला, जो आपको थ्योरी में नजर आते हैं। खासतौर पे ऑर्गेनिक के क्वेश्चन में आपको कोई ना कोई पार्ट मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला का नजर आ जाएगा, जिसमें मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला निकालना। अच्छा, ज्यादातर आप देखते हैं एम्पिरिकल फार्मूला आता है,
ज्यादा पास पेपर अगर आपने किए हैं तो एम्पेरिकल ज्यादा आता है। तो आए जरा प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं जरा याद दिला देता हूँ कि एम्पेरिकल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की जर्नी क्या होती थी। अच्छा पहले तो मॉलिक्यूलर एम्पेरिकल याद नहीं है क्या होते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है कन्हैया, दैट गिव्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। ये डेफिनेशन भी आती है पेपर 2 में। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर्यन क्या होता है अयान, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, यानी वो फॉर्मूला जो आपको बताए कि किसी कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स कितने कितने शामिल हैं। और एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इसी का क्या होता है, सिंप्लीफाइड रेशियो होता है। मसलन एग्जाम्पल अगर हम पकड़ लेते, एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है C6H12O6 ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब आप अगर इसके सिंप्लीफाई करेंगे तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा, CH2O। सिंप्लीफाई करने के लिए जरूरी है कि एक ही टेबल से उसको रिड्यूस किया जाए। अगर मैं आपसे कहता हूं C4H10, इसको क्या एम्पेरिकल फॉर्मूला बनेगा, C2H5। रिड्यूस होने के बाद क्या बनेगा, C2H5। और उसी जगह अगर मैं आपसे कहता हूं H2O का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2 है, एम्पिरिकल क्या होगा, क्योंकि ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो ये वुड रिमेन एज H2O। H2O इसका मॉलिक्यूलर भी होगा और H2O इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला भी होगा। अब आ जाते हैं सॉल्यूशंस पर। जो सवाल थे, सवाल में क्या गेम होती थी, सवाल की गेम ये होती थी कि आपको दी होती थी परसेंटेजेस, और परसेंटेजेस से क्या पूछा जाता था, एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब ये कैसे होता था बेटा, 2 स्टेप की वर्किंग थी। वो 2 स्टेप एग्जाम में भी कैसे करने बता दो। सबसे पहले क्या करते थे बेटा, परसेंटेजेस को किसमें कन्वर्ट करते थे, मोल रेशो में। और मोल रेशो को किसमें कन्वर्ट करते थे फिर, जी हम हमजा, सिंपलेस्ट रेशो। परसेंटेज से बनाते थे मोल रेशो और मोल रेशो से बनाते थे सिंपलेस्ट रेशो। और इसमें याद रखेंगे सिंपलेस्ट रेशो वाले स्टेप में अगर पॉइंट के बाद 5 आ जाता था तो हम फिर सारी वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई करते थे। अगर सिंपलेस्ट रेशो वाले स्टेप में पॉइंट के बाद 5 आ जाता था तो हम फिर सारी वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई करते थे, अगर पॉइंट के बाद 5 आएगा तो। अब इसमें स्टेप क्या था, बहुत आसान था। एक सवाल कर लेते हैं, आपसे कहता है कंपाउंड कंटेन 80% ऑफ कार्बन, 20% ऑफ हाइड्रोजन। अब एग्जाम में आपकी वर्किंग कैसी लगनी चाहिए, अगर थ्योरी में कर रहे हो या एमसीक्यू में कर रहे हो, कैसी वर्किंग होगी, बड़ा सिंपल है बेटा। सबसे पहले क्या निकालेंगे परसेंटेज से, बोलो, मोल रेशो। तो आप डायरेक्टली कार्बन का मोल रेशो यहाँ निकालें, यहाँ पर हाइड्रोजन का मोल रेशो निकालें। कैसे निकालते थे, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। कैसे होता था, परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास। कार्बन का मास कितना है 12, 80 डिवाइड बाय 12 करोगे क्या आ जाएगा 6.66, और 20 डिवाइड बाय 1 करोगे तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। ये आ गए क्या, मोल रेशो। और फिर इसी स्टेप को एग्जाम में कंटिन्यू कर देना। कैसे कंटिन्यू करोगे, कि जो छोटी वैल्यू आई उससे दोनों को डिवाइड कर देते थे, याद आ रहा है, जो छोटी वैल्यू आई उससे दोनों को डिवाइड कर देना है। उसी स्टेप में कंटिन्यूशन मिलेगी, फटाफट से वर्किंग हो जाएगी। तो ये आ जाएगा डिवाइड बाय 6.66 और ये भी आ जाएगा डिवाइड बाय 6.66। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1 और 3। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा, C1 और H3। आ गया याद। और अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना होता है इससे तो फिर क्या होता है, फिर सवाल देख लेते हैं, उस तरह का सवाल भी देख लेते हैं। आपको एग्जाम ये याद आया तो मैं नशरा ये। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने में फटीक क्या होती है कि आपको मॉलिक्यूलर मास भी दिया हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर मास है 30 और एम्पेरिकल फॉर्मूला अभी हमने निकाला क्या है CH3। बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। तो भाई क्या तरीका होता है इसके लिए, हाँ है एसी का रिमोट कहाँ है, ये तवज्जो तवज्जो मेरे बच्चे। कैसे कर रहे होते थे, इसमें भी 2 स्टेप थे। पहले क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ एन निकालते हैं और फिर क्या निकालते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। वैल्यू ऑफ एन कैसे निकालते हैं भाई, याद है अब्दुल्ला अदनान, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास को किससे डिवाइड करते हैं, एम्पेरिकल मास से। मॉलिक्यूलर मास क्या है बेटा 30, एम्पेरिकल मास कहां से आएगा, एम्पेरिकल मास कहां से आएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला से। सफान कुछ याददाश्त ताजा हो रही है, हम्माद मलिक। मॉलिक्यूलर मास तो आ गया गिवन है, एम्पेरिकल मास कहां से आएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला से। कैसे आएगा बेटा, CH3 का फॉर्मूला है, मास निकालो,
कार्बन का मास 12 प्लस 1 इंटू 3, तो क्या बन गया हमारे पास 15, 30 डिवाइड बाय 15 कितना हो गया 2, n की वैल्यू कितनी आ गई 2। फिर एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला क्या था, एम्पिरिकल फॉर्मूला टाइम्स n, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला की जगह क्या आ गया CH3 और मल्टीप्लाई बाय 2। अब 2 से मल्टीप्लाई करो इसको हमजा, C1 है और H यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला C2H6। ये आपने कर रखा है, ठीक है जी। अब चलते हैं पास्ट पेपर में, और जो क्वेश्चन भी मास कॉम्पोजिशन, परसेंटेज कॉम्पोजिशन या एम्पिरिकल फॉर्मूला से रिलेटेड है उनको देखते हैं। मैं भी देखता हूं कि कौन से सवाल है जो नहीं हो रहे। हाँ अच्छा जी, तवज्जो बच्चों, तवज्जो। अब आपको थ्योरी में एम्पिरिकल फॉर्मूला मैंने आप बताया ना, ऑर्गेनिक में यूजुअली आपको नजर आता है। अब पहला सवाल आप देख रहे हैं, एस्टर H reacts with ester A reacts with hot aqueous sodium hydroxide to give two compounds B and C. Compound B has the percentage composition by mass। आपको परसेंटेज दी हुई है, सॉल्व करना शुरू करते हैं। कार्बन का क्या है बेटा, तो देखो वर्किंग का स्टेप भी देख लो, 29.3 सीधा सीधा डिवाइड करते जाओ किससे 12 से। हाइड्रोजन है कितना, अभी अभी किया 3.7% डिवाइडेड बाय 1। और उसके बाद तीसरा क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितना है 39.0 डिवाइडेड बाय 16। और फिर ऑक्सीजन भी है, सोडियम भी है, तो सोडियम के लिए भी सीधा सीधा लिख दो 28.0% डिवाइडेड बाय 23। ठीक है, इसी तरह की वर्किंग करनी है। अब डिवाइड करो, बताओ आंसर क्या क्या आ रहा है। कार्बन का कितना आ रहा है 2.4, और हाइड्रोजन का कितना आ रहा है 3.7, और ऑक्सीजन का कितना आ रहा है, ऑक्सीजन का कितना आ रहा है 2.4, और सोडियम का 1.21, 1.22, 1.22 हो गया। ठीक, अब क्या है, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है बेटा 1.22। सबको 1.22 से डिवाइड कर दो, 1.22, 1.22, 1.22, 1.22, तो क्या क्या वैल्यूज आ रही है बताओ। ये 1.9 यानी 2 आ गया, आगे चलो। 3.0 यानी 3 हो गया, आगे चलो। हाँ यानी 2 हो गया, आगे 1। तो फॉर्मूला क्या बना बेटा, उसी सीक्वेंस में लिखोगे जिस सीक्वेंस में दिया हुआ है, C2H3O2Na, इस सीक्वेंस में लिख दोगे। ठीक है, फिर वही आ गया, वही आ गया परसेंटेज दी, इस बार क्या है 29.7% कार्बन ब्ला 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 कैलकुलेट। अच्छा, इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना, चलो ये सवाल करते हैं। इसमें इंपेरिकल नहीं निकालना, क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देखते हैं। हाँ बस एक दो सवाल करें, एमसीक्यू करा। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, तो भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की वर्किंग कैसे होगी, तो आप पहले क्या निकालोगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला। पहले क्या निकालोगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो निकालते हैं, बताइए। कार्बन शुरू कीजिए, कैलकुलेटर पकड़ लीजिए, 29.7 डिवाइडेड बाय 12। हाइड्रोजन के लिए 4.3 डिवाइडेड बाय 1, एंड क्लोरीन के लिए 65.9 डिवाइडेड बाय 35.5। जी क्या क्या आ रहा है 2.47। दूसरा डेसिमल क्यों नहीं निकल रहा तुम लोग के मुंह से, वो 47 बोल रही, तुम 4 ही बोली होगा, 7 किधर गया, 2.47 हो गया, इग्नोर करोगी तो आंसर चेंज हो जाएगा भाई।
2.4142 थोड़ी है ये जो आप, भाई आप दो तो लेंगी ना। 2.47 आगे, 4.3 आगे, अब सबसे छोटा कौन सा है? 1.85। तीन डिवाइड करो, आंसर बताओ। 1.33 यानी 1 हो गया, आगे चलो। 2 हो गया, आगे 1 हो गया। तो हमारे पास इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है बच्चों? CH2O, अच्छा Cl, CH2 इंपेरिकल आ गया, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए क्या चाहिए होता है हमें? मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास कैसे मिलेगा? यहां से, ये देखो कंपाउंड दिया हुआ है उसने, मॉलिक्यूलर मास, बल्कि देखो ना क्या है, बल्कि नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ, ये सवाल में खाली वो सवाल है जो किसी ने पूछा भी था मुझसे पहले, तुमने पूछा था शायद। नहीं, डायग्राम से नहीं कर सकते, देखो सवाल हमने पढ़ा ही नहीं, डायरेक्ट सवाल में चले गए। इंपेरिकल फार्मूला तो निकल गया। अब इंपेरिकल फार्मूला के बाद क्या कहानी है? वो कह रहा है कि भाई मिथाइल, इधर देखो बेटा, इंपेरिकल फार्मूला के बाद क्या कह रहा था? ये किसका निकालना था? मिथाइल प्रोपेन, मिथाइल प्रोपेन ये दिया हुआ है। मिथाइल प्रोपेन reacts with chlorine in the presence of ultraviolet light to give several compounds. methyl propane which is this compound, ये कह रहा है क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं। अनदर कंपाउंड फॉर्म हैज अ परसेंटेज, जो इसके रिएक्शन से बना, मिथाइल प्रोपेन का रिएक्शन किसके साथ कराया? क्लोरीन। इस रिएक्शन में मल्टीपल कंपाउंड बनते हैं, जो एक कंपाउंड इस रिएक्शन में बना है उसका ये परसेंटेज कॉम्पोजिशन दिया हुआ है 29.7 दिस। और अब बोला है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। तो इसलिए ये वाला कंपाउंड नहीं है, जब ये किससे रिएक्ट कर रहे हैं? क्लोरीन से। फिर बताना है कि जनाब क्लोरीन से रिएक्ट करने के बाद जो बहुत सारे कंपाउंड बने उनमें से कौन सा कंपाउंड है। तो ये बड़ा अच्छा सवाल पकड़ लिया हमने। एम्पिरिकल फॉर्मूला तक बात समझ आ गई? अब देखो बेटा, जब आप इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कन्वर्ट करो, इस वाले को क्या बनेगा? ये C4H क्या है? 8, कितने हैं? 10 आ रहा है। C4H10, C4H10 का रिएक्शन क्लोरीन से हमने कराया है। अब मेरी बात गौर सुनो, हमने जो इंपेरिकल फॉर्मूला बनाया है वो क्या है? CH2Cl है, जो कि सिंप्लीफाई होकर आया होगा। यस और नो? क्या हुआ बेटा, कुछ परेशानी हो रही है? फिर बिन 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 की आवाज क्यों आ रही है? ये मैं किसको करा रहा हूं? इंपेरिकल फॉर्मूला इज व्हाट? CH2Cl। अब सवाल में देखिए, मैक्सिमम बच्चा यहाँ पर फंसेगा। क्यों फंस जाएगा? क्योंकि सवाल में दरमियान में बैकग्राउंड भी है जो मिसिंग है। क्या? कि मिथाइल प्रोपेन का आपने रिएक्शन कराया है क्लोरीन के साथ, और आपको पता है सब्स्टिट्यूशन, आपने कल भी इवनिंग में रिवाइज हुई, मॉर्निंग में भी आपने पढ़ी है कि जब सब्स्टिट्यूशन कराते हैं तो एक एक करके यहाँ से क्या होता है? क्लोरीन रिड्यूस होता है, एक एक करके क्लोरीन, सॉरी हाइड्रोजन यहाँ से हटता जाता है, उसकी जगह क्या आता जाता है? क्लोरीन आता जाता है। अब मुझे बताएं, अगर मैं इसका पहला सब्स्टिट्यूशन करूं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? C4H9। इसको सिंप्लीफाई करूं तो क्या मुझे नीचे वाला फॉर्मूला मिलेगा? नीचे फॉर्मूला क्या आ रहा था? CH2Cl आ रहा था। क्या इसको सिंप्लीफाई करने से CH2Cl मिलेगा? नहीं। अगर मैं एक सब्स्टिट्यूशन और कराऊं फिर प्रोडक्ट क्या मिलेगा? C4H8Cl2, C4H8Cl2। अब क्या मिलेगा? 4 1 जा 4, इस 4 1 जा 4 आ जाएगा। ये CH2 से ये 1 आ रहा था, 2 आ रहा था यहाँ पर? यहाँ बताओ क्या आ रहा था? ये हमने इंपेरिकल फॉर्मूला गलत तो नहीं निकाला है? 29.7 को ये C, अच्छा चलो अभी क्या बन रहा है? ये क्या बनेगा इंपेरिकल फॉर्मूला? C2H4 नहीं ना बेटी, ये गलत, ये इंपेरिकल फॉर्मूला गलत निकाला है ना। इंपेरिकल फॉर्मूला लाजमी गलती हो, दोबारा से करो जरा, पूरे पूरे डेसिमल बताओ मुझे। इंपेरिकल फॉर्मूला में गलती हुई है, पहले शुरू से वापस करो। 29.7 डिवाइड बाई 12 कितना बताया? 2.475 है, ठीक है। दूसरा बताओ, ये तो 4.3 होगा। तीसरा बताओ, 65.9 डिवाइड बाई 35.5, 1.85 आ रहा है। अच्छा 2.475, ये पूरी वैल्यू आ रही थी 2.475, आगे भी कुछ आ रहा था? ये पूरी आ रही है 2.475, और ये कितनी आ रही है? 1.85। अब करो, अब इसको अब करो डिवाइड इसको, 1.856 है।
अभी भी 1.33 है। अच्छा आगे इधर इधर भी 1.856 के डिवाइड करो। 2 ही बन रहा है और इसको डिवाइड करोगे तो 1 ही आएगा। CH2Cl CH2Cl आ रहा है। कार्बन और क्लोरीन का नंबर बड़ा। अच्छा ठीक है आगे कंटिन्यू करो, रुक जाओ, सही आगे चलो। यहां पर हमने सब्स्टिट्यूशन कर ली, अब आगे सब्स्टिट्यूशन में चलो। इसकी सब्स्टिट्यूशन से CH2Cl नहीं बन रहा ना, इसकी सब बोलो क्या 2 बार सिंपलीफाई करेंगे वो 2 बार करेंगे भाई, एक बार करके फिर C2H4 बच रहा है। 2 बार क्यों करेंगे, आगे चलो, आगे सब्स्टिट्यूशन करो, क्या हो जाएगा C4H7Cl3, फिर इससे भी नहीं बनेगा, फिर C4H6Cl4। अब बनाओ क्या बनेगा, नहीं अभी भी नहीं बना, क्या बन रहा है C2H, ऐसा कैसे आ सकता है C2H3Cl2 1:2:2 यहाँ Cl2 सर तीनों साथ सिंपलीफाई होना जरूरी है। हाँ बेटा ये तो नया काम नहीं करके आ जाना तो 1.85 से था ना, तो इसमें राउंड ऑफ क्यों करोगे, ये तो मोल रेशो वाला स्टेप है ना। चलो इसका मैं देखता हूँ मार्किंग सीन में। नहीं बेटा ऐसा नहीं होता, होल्ड होल्ड फॉर अ सेकेंड। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H7Cl3, एम्पिरिकल तो लिखा हुआ ही नहीं है। अच्छा देखो नहीं 2.475 आ रहा था हमारा, 2.475 4.30 1.856, ये क्या रेशो बन रहा है, ओहो एक मिनट रुक जाओ, ठीक है हम सही कर रहे हैं। नहीं बेटा इधर तवज्जो रखना बेटा, बेटा देखो इस बात को एक बार, हमने अपना फॉर्मूला बना लिया, क्या बना फॉर्मूला CH2Cl। अब CH2Cl में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो क्या है 1:2:1 का रेशो है। तो हमें जो है ना गड़बड़ कहाँ देखो, उसने भी जो मार्किंग सीन में बनाया 1:2:1 ही बनाया, लेकिन उसने उसको डेसिमल में रहने दिया है। आप यूं देखें कि जो हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं इसको साइड ये रखो, 2.475 हमारा भी आया था, 4.30 आया था हमारा, हाँ बिल्कुल आया था, 1.856 भी आ गया था, यही रेशो हमारे पास भी था। अब जब आप कंपाउंड के सब्स्टिट्यूशन ले रहे हो C4H8 और पहले क्या था C4H10 था, C4H10 और जब पहली सब्स्टिट्यूशन की थी तो क्या बन गया था C4H9Cl। इसमें रेशो देखो कितना बन रहा है, क्या यही रेशो बनता है इसके दरमियान, जब आप इनका 9 को डिवाइड करो 4 से क्या बनता है रेशो, 9 डिवाइड बाय 4 कितना होता है 2.25। तो रेशो हमारा रेशो कितना होना चाहिए 4.30:2.4 रेशो बैठना। देखो यहाँ पर हम जो रेशो बना रहे हैं मोल रेशो, वो ये रेशोज आ रहे हैं ना, मोल रेशोज ये वाले मोल रेशोज आ रहे हैं। तो जिस फॉर्मूला में मोल रेशो ये बैठेगा, क्या मतलब C4H9 के आगे चलो ये क्या बनेगा C4H8Cl2, और उसके बाद आगे चलो तो क्या बनेगा C4H7Cl3। जरा इनका रेशो बना के देखो क्या बन रहा है, यही बन रहा है। आप जब इनका रेशो बनाओ यही बन रहा है। आप 7 को 4 से डिवाइड करो क्या आता है, हाँ 1.75 4 7 को 4 से डिवाइड नहीं करो, 7 को डिवाइड कीजिए, अल्लाह आपका भला करे, 4 को 3 से डिवाइड करो, 4 को 3 से डिवाइड करो 1.333, और 7 को 3 से डिवाइड करो 2.333, और हमारा रेशो क्या आ रहा था, यही आ रहा था। हमने जो भी रेशो किया था क्या था, अबे 1:2 यहाँ क्या था 2.33 आ रहा था ना पहले, जी सर वो पहले वाले ये 2.33 आ रहा था यहाँ पर, आ रहा था नहीं आ रहा था, हाँ सर ये 1.33 आ रहा था, जी सर चेक करके बताओ, और ये 1 आ रहा था, जी सर ये 1 आ रहा था। अब ऐसा करो
ये देखो हो क्या रहा है, हम कर सही रहे हैं, हम कोरिलेट नहीं कर पा रहे। द रीजन इज कि यहाँ पर जो सवाल है उसमें मॉलिक्यूलर मास गिवन नहीं है और आपको सब्स्टिट्यूशन के प्रोडक्ट्स का हिंट दिए। मैं इसको बिल्कुल जीरो से करा देता हूँ। अच्छा सवाल है, इसको छोड़ नहीं सकते बेटा, ऐसा सवाल आ गया एग्जाम में तो फिर आप फंसोगे ना खामखा। मेरे बच्चे, आपने अपनी इंपेरिकल फॉर्मूला की वर्किंग वैसी ही करनी है जैसे आप कर रहे थे, ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं है। आपकी वर्किंग के हिसाब से जब आपने वर्किंग शुरू की, क्या किया, 24.9 डिवाइड बाय क्या, 24.9 नहीं सॉरी 29.7, 29.7 डिवाइड बाय 12, क्या था आंसर बताते जाना, 2.475। ये हमारा पहला आंसर आया विच इज 2.475। फिर दूसरा क्या था बेटा, 4.3, ये तो डिवाइड बाय 1 हुआ तो ये 4.3 आ गया। और उसके बाद फिर 65.9 डिवाइडेड बाय 35.5, 1 पॉइंट। अब सुन लो यहाँ पर क्या है, 1 पॉइंट, ये हमारे क्या है, मोल रेशो क्या है। असल में इस सवाल में हमें सिंपलेस्ट रेशो तक जाने की जरूरत के बगैर भी हमें आंसर मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस आपको कंपाउंड का जो आंसर देना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का, वो इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि ये कंपाउंड जब सब्स्टिट्यूशन में जाएगा तो क्या प्रोडक्ट बनाए। ठीक है, आपने अपने पास प्रोडक्ट लिस्ट किए। प्रोडक्ट क्या था, पहला प्रोडक्ट C4H9Cl, दूसरा प्रोडक्ट C4H8Cl2, तीसरा प्रोडक्ट C4H7Cl3। मैं 4 इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप कंफर्म कर लें। फिर क्या है, C4H6Cl4। यही है सब्स्टिट्यूशन के प्रोडक्ट्स। अब मेरे बच्चे, आंसर कौन सा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा जिसके अंदर ये रेशो फॉलो हो रहा हो, जिसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। कैसे पता चलेगा, डिवाइड करके पता चलेगा। आप करके भी करेंगे तब भी आंसर आएगा। आप जब आपने करके किया ना, क्या बन गया वो, C4 क्या बना था, CH2Cl। ठीक है, उसमें डिवीजन करना मुश्किल होगा क्योंकि होल नंबर में आंसर है, पीछे पॉइंट्स में आंसर है। तो आप जब सब्स्टिट्यूशन वाला रिएक्शन करने जा रहे हैं, आपको मॉलिक्यूलर मास नहीं गिवन ना, मॉलिक्यूलर मास गिवन होता है तो आप इंपेरिकल फॉर्मूला के लिए इंपेरिकल फॉर्मूला तक जाते हो। आप इसको ऐसे याद रखो कि जब सवाल में मॉलिक्यूलर मास गिवन होता है तो आप इंपेरिकल फॉर्मूला बनाकर इंपेरिकल मास लेते हो। जब इस सवाल में मॉलिक्यूलर इंपेरिकल फॉर्मूला पर हम क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास गिवन नहीं है। तो आपने क्या किया, मोल रेशो बनाया, एंड यू जस्ट नीड टू चेक कि कौन से कंपाउंड में वो मोल रेशो फॉलो हो रहा है, कौन से कंपाउंड में मोल रेशो फॉलो। जिस कंपाउंड में भी वो मोल रेशो फॉलो होगा वही आंसर होगा। अब कैसे पता करेंगे मोल रेशो फॉलो हो रहा है, फॉर एग्जांपल ये 1.856, यहाँ पर सबसे छोटा नंबर क्या आया, 1.856 आया, और यहां पर सबसे छोटा नंबर कौन सा है, इसमें 1 है, इसमें क्या है 2 है, इसमें क्या है 3 है। तो अगर मैं इसमें चेक करना चाह रहा हूं रेशो, तो मैं 3 से इसको भी डिवाइड करूंगा, इसको भी डिवाइड करूंगा, इसको भी डिवाइड करूंगा। इफ आई गेट द सेम रेशो आई विल गेट द आंसर। दोबारा देखिए, आप देखिए, जब इसमें अभी मैंने आपको डिवाइड कराया ना, 3 से डिवाइड करने में क्या आया था, 4 डिवाइड बाय 3 1.33 आया था। यही हमारा रेशो भी आ रहा है, इसको 1.33 अभी कितना आया था, तो इसको 1.85 से 6 से डिवाइड करो तो 1.33 बन रहा है ना। हम होल नंबर में ले गए इसलिए कंफ्यूजन होगी। अगर आप इसको डिवाइड कर रहे हो तो ये 1 डिवाइड बाय 1.856 से क्या आ रहा जवाब, 1. इसका जवाब 1.33 आ रहा था, इसका जवाब क्या आ रहा था, 2.33, कितना आ रहा था, और इसका जवाब क्या आ रहा था, 1। अब देखो यही आंसर यहां पर फॉलो करो। जब इसको 1 यहां सबसे छोटा नंबर कौन है, 1 है। अब 1 से जब 4 को डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, हमारा आंसर 1.33 आ रहा है। लेकिन जब आप इधर से 2 को 4 से डिवाइड करोगे, सबसे छोटी वैल्यू 2 है ना, तो 2 आएगा। 3 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1.33 आएगा। फिर 3 को 7 को 3 से डिवाइड करोगे तो 2.33 आएगा, और फिर 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। But the only formula that is giving the same ratio is this one. ये सवाल क्यों ट्रिकी है, दोबारा देखो इस सवाल को अच्छे से, इसकी खुद से प्रैक्टिस करना मेरे बताने के बाद भी। आपने अपनी बेसिक प्रैक्टिस ही की है, जो इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाली प्रैक्टिस थी, और उस प्रैक्टिस के थ्रू आपने अपना इंपेरिकल फॉर्मूला बनाया। ये 1.33 2.33 1, ये आ गया ना रेशो, 1.33:2.33:1 का रेशो था। अब ये रेशो कौन से प्रोडक्ट में फॉलो हो रहा है वो आपको क्रैक करना था। तो रेशो में बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे छोटे नंबर से सबको डिवाइड करते हैं। तो इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है, 1 है। जब 1 से डिवाइड कर रहे हैं ये रेशो नहीं आ रहा, इसमें 2 से डिवाइड कर रहे हैं तब भी ये रेशो नहीं आ रहा, लेकिन जब 3 वाले से डिवाइड कर रहे हैं तो द सेम रेशो इज व्हाट वी आर ऑब्टेनिंग, दैट इज व्हाई दिस इज आंसर। तो इसीलिए यहां पर एग्जामिनर ने 2 लॉजिक्स यूज किए हैं। एक आपको यूज किया है कंसेप्ट ऑफ इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और दूसरा कॉन्सेप्ट कौन सा यूज किया है, सब्स्टिट्यूशन का। ये सब्स्टिट्यूशन के जो प्रोडक्ट्स हैं
उनको आपने रिलिक्वेट करना है। ये बहुत अच्छा सवाल है, आमतौर पे ऐसे सवाल कम आते हैं, इसलिए प्लीज एवरीबडी मेक श्योर टू डू दिस क्वेश्चन। आपने अपना एम्पिरिकल, एक मिनट रुक जाओ, पहले वर्किंग समझ आ गई, क्लियर कर दो। एम्पिरिकल फॉर्मूला आपने निकाल लिया, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला आपके रेशो आ गया एम्पिरिकल फॉर्मूले का। फिर आपको उसने कहा था कि इस कंपाउंड की सब्स्टिट्यूशन से बन रहा है, तो आपने सब्स्टिट्यूशन के मल्टीपल प्रोडक्ट्स लिखकर ये देखना है कि ये रेशो किसमें फॉलो हो रहा है। तो जब आपने इसको अप्लाई करना शुरू किया तो इसमें रेशो फॉलो नहीं हो रहा, इसमें रेशो फॉलो नहीं हो रहा, इस कंपाउंड में वो सेम रेशो फॉलो हो रहा है, दैट इज व्हाई, दैट इज द आंसर। और ऐसा हमें क्यों करना पड़ा? क्योंकि हमें मॉलिक्यूलर मास गिवन नहीं था। जी देखो ये होल नंबर में है ना, लेकिन इसमें ऑड नंबर्स भी आ रहे हैं, जब आप डिवाइड करोगे डेसिमल में जा रहा है ना ये आंसर, तो हमें भी डेसिमल वाले से ही कंपेयर करना पड़ेगा। क्या समझे? नहीं देखो, हम होल नंबर में कब कन्वर्ट करते हैं? जब हमें इंपेरिकल फॉर्मूला लिखना होता है। इंपेरिकल फॉर्मूला तो नहीं लिखना था, क्या लिखना था? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना था ना, दैट इज व्हाई आपने रेशियोज को एज इट इज कैरी कर दिया। अगर आप इंपेरिकल फॉर्मूला लिखते तो आप उसको कन्वर्ट, क्योंकि फॉर्मूला तो डेसिमल में नहीं होता ना। क्लियर? तो ये अच्छा सवाल था, बहरहाल कोशिश कीजिएगा कि ये सवाल बेटा इंपेरिकल फॉर्मूला, क्या हमें यहाँ मॉलिक्यूलर मास गिवन था? कैसे लाओगे मॉलिक्यूलर मास? सवाल का दूसरा हिस्सा चेंज था ना बेटा, आप इंपेरिकल फॉर्मूला के रेशियो तक तो चले गए। नॉर्मली क्या होता है, जब सवाल में मॉलिक्यूलर मास गिवन होता है तो आप मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपेरिकल मास करके वही रेशियो निकाल लेते हैं, लेकिन इस बार आपको वो रेशियो निकालने के मॉलिक्यूलर मास था ही नहीं। जब था ही नहीं तो आपको कोई और तरीका यूज करना था, तो वो कोई और तरीका क्या था? अपनी नॉलेज ऑफ सब्स्टिट्यूशन को आपने यूज किया और वहां से मल्टीपल प्रोडक्ट्स एक्सट्रैक्ट किए और फिर वो रेशो और ये रेशो मैच कर दिए। दैट इज वाई, जब भी तो कह रहा हूँ सवाल डिफरेंट है, ये सवाल डिफरेंट है और अच्छा सवाल है, क्योंकि इस सवाल में अंदर अगर बच्चे ने इसको एक बार नहीं किया हुआ पहले प्रैक्टिस में तो फिर वो फंस जाएगा लाजमी सी बात। समझ आ गई बात? तो इसीलिए जरूरी होता है कि ऐसे क्वेश्चन आप निकालेंगे। हुमैरा ने मुझसे पहले पूछा भी है, तो जिस जो पासों में प्रैक्टिस करेगा वो पूछ लेगा। अच्छा जी, अब देखो ये क्या कहता है, इस तरह के सवाल भी बहुत आते हैं। अब 40.5 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ क्लोराइड ऑफ सल्फर कंटेन्स 21.3 ग्राम ऑफ क्लोरीन, रिड्यूस द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द क्लोराइड। ये भी बड़ा सिंपल सवाल है। एक क्लोराइड है, सल्फर की क्या है? सल्फर की क्लोराइड है, उसका मास टोटल कितना दिया हुआ है? मास ऑफ सल्फर क्लोराइड कितना है? 40.5 ग्राम है। उसमें क्लोरीन का मास कितना है? तो सल्फर का कितना होगा? सल्फर का कितना होगा? 40.5 माइनस 21.3, सल्फर का मास कितना आ गया? माइनस करो, 19.2। अब सल्फर का मास मिल गया। हाँ भाई, सल्फर का मास मिल गया और यहाँ क्या मिल गया? क्लोरीन का मास। अब क्या इनका इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हो? भाई वही होता है ना परसेंटेज। इसको किससे डिवाइड करोगे? 32 से, सॉरी 35.5 से, और उसको किससे डिवाइड करोगे? 32 से। बताओ क्या आ रहा है? 0.6 बस। और यहाँ कितना आ रहा है? 0.68 था। 60, फिर वो 6 ही रहा ना, 60 तो फिर 6 ही आया, फिर टेंशन नहीं। अरे फिर भी वो राउंड ऑफ करके 6 ही बनेगा ना। ये दोनों जगह 0.6 आ गया ना, तो दोनों को जब डिवाइड करोगे सेम नंबर से, क्या आंसर, फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एस, बोलो भाई, SCl। ये तो सीधा सीधा सवाल था। इसमें सिर्फ चेंज क्या था कि आपको डायरेक्ट परसेंटेज, मैंने आपको बताया था परसेंटेज दी होती है या मास दिया हुआ होता है। तो आपको बच्चे क्या इसमें क्या गलती करते हैं, इसमें क्या कॉमन मिस्टेक होती है कि आप क्लोरीन का ये वाला मास ले लेते हो और सल्फर का ये वाला मास ले लेते हो। क्या ये सल्फर का मास था? ये सल्फर के कंपाउंड का मास था। तो आपने सिंपल सब्ट्रैक्शन से पहले एलिमेंट का मास अलग किया है। इसमें कॉमन मिस्टेक क्या होती है, क्योंकि आप आदि होते हो परसेंटेज डिवाइड करने के, तो आप इधर से 21.3 उठा लेते हो, उधर से 40.5 उठा लेते हो। अगर आप ऐसा करोगे तो फिर जाहिर है सही आंसर तक नहीं पहुंचोगे। अनीजा क्या किया हमने? 40.5 में से माइनस करके पहले सल्फर का मास निकाला, उसके बाद कहता है डीड्यू। अब देखो इसमें देखो मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, जब मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लेंगे। ये वो हमारा सीधा सीधा सवाल है। क्या करेंगे? पहले एन निकालेंगे। एन कैसे निकालेंगे बेटा? मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास इज 135, एम्पिरिकल मास कितना बनेगा? देखो 35.5 प्लस 32 कितना है? 35.5 प्लस 32, 2 ही आंसर। नहीं, नीचे मास कितना है? 67.5 डिवाइड करके 2 आ गया। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा?
एम्पिरिकल फॉर्मूला टाइम्स 2 SCl मल्टीप्लाई बाय 2 तो S2Cl2 ये कंपाउंड होता है, इसको कहते हैं सल्फर। सॉरी, क्यों सिंप्लीफाई? बस एम्पिरिकल फॉर्म में फिर तो एम्पिरिकल ही बन जाएगा। ये सल्फर क्लोराइड तो बोलते हैं। ये कंपाउंड एक केमिस्ट्री की तारीख में यूनिक कंपाउंड है। इस गैस का बड़ा अच्छा, ये गैस है बड़ी फेमस गैस रही वर्ल्ड वॉर 2 में। जो इस गैस को बनाया गया था और ये गैस इंतहाई टॉक्सिक थी, जिसकी वजह से हजारों हजार लोग मेरे पानी के अंदर इस गैस के बॉम्ब छोड़े गए थे। वो पानी टॉक्सिक हो गया था और जो भी आर्मी मेंस पीते थे वो पानी मर जाते। बड़ा अच्छा सा नाम है, मेरे ज़हन से निकल गया, इसका कमर्शियल नेम है वो। खैर चलो बेटा, अब आ गया कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस कैलकुलेट परसेंटेज बाय मास। चलो भाई, अमोनियम फॉस्फेट में परसेंटेज बाय मास निकालना है, प्रैक्टिस हो जाएगी। किसका निकालना है भाई? नाइट्रोजन का। तो ये कैसे निकालते हैं? 2 नंबर मुफ्त के मिल रहे हैं आपको, वर्किंग प्रॉपर करनी है, वर्किंग में डंडी। तो आप नाइट्रोजन की क्या निकालने जा रहे हैं? परसेंटेज बाय मास। कैसे निकालोगे? नाइट्रोजन का मास मल्टीप्लाई बाय 3 होगा, और नीचे नाइट्रोजन का मास मल्टीप्लाई बाय 3, हाइड्रोजन का मास मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर फॉस्फोरस का मास, फिर प्लस ऑक्सीजन का मास मल्टीप्लाई बाय। अब वैल्यूज डाल दो। तो नाइट्रोजन का मास कितना है? 14 इंटू 3 अपॉन 14 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 4 इंटू 3 प्लस 31 प्लस 16 इंटू 4 मल्टीप्लाई बाय 100। पूरी वर्किंग दिखा दोगे? अब बताओ क्या आंसर आ रहा है? हाँ, 34.7% लिखा हुआ है। ठीक हो गया। अब इसी तरह सवाल देख लो। अब देखो, अब हमने जो वो सवाल किया हर बार नहीं आ रहा, इसका मतलब है मुश्किल सवाल जब जब आता है उसकी प्रैक्टिस करनी है आपने। अगर वो बार बार आएगा तो हर बच्चा ही क्रैक कर लेगा। तो ऐसे सवालों को फिर आपने अपने बार मार्क करना होता है, ताकि आपको वो भाई जिसने भी लैक ऑफ प्रैक्टिस से वो नहीं किया हुआ या लैक ऑफ रिटेंशन, वो फंसेगा, आप निकल जाओ। और ऐसे सवाल आप ढूंढ के लेकर आते हो ताकि जो है वो इवेंचुअली कर लें। अब ये सवाल भी देखें, बस मैं ये आखिरी चला रहा हूँ। कंटेनिंग 65.4.5 ग्राम ऑफ क्लोराइड ऑफ जर्मेनियम कंटेन, ये वही सवाल है ऊपर आया था। क्लोरीन का मास दिया हुआ है और जर्मेनियम का मास आपको इसमें से माइनस करके निकालना होगा, फिर दोनों को सॉल्व करना होगा। ठीक हो गया? अब पेपर 1 के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। नाइन्टी एट। जी बेटा, रिमोट तो ले गए बेटा। चले बेटा, तवज्जो रखेंगे। अब एमसीक्यू में जो है ना, मोल्स की वर्किंग बढ़ जाती है। आप वो वर्किंग इसलिए बढ़ गई क्योंकि जाहिर है आपके पास 4 ऑप्शन है, तो यू हैव टू बी स्मार्ट एज वेल एज फास्ट। अब सवाल क्या है? कंपाउंड पी is the only substance formed when 2 volumes of ammonia gas react with one volume of carbon dioxide, both volumes being measured at RTP. What is the formula of P? अब रेशो दिया हुआ है, देखिए जी, तवज्जो रखें, दोबारा से पढ़ते हैं। आपको फॉर्मूला ऑफ पी बताना है, लेकिन इस बार फॉर्मूला ऑफ पी बताने के लिए आपको डेटा दिया गया है। क्या डेटा दिया गया है? कंपाउंड P is the only substance formed when 2 volumes of ammonia, 2 volume का मतलब 2 moles of ammonia and क्या चला गया ऊपर? कहाँ चला गया भाई? ओके, 2 moles of ammonia and बोलो 1 mole of कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, रिएक्ट्स। ठीक है जी। अब मुझे बताएं कौन सा फॉर्मूला होगा भाई? कैसे बताएंगे? जब एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, इनको ऐड करो। कंपाउंड पी में कितने नाइट्रोजन होने चाहिए? कंपाउंड पी में 2 नाइट्रोजन होने चाहिए। कंपाउंड पी में हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 6 हाइड्रोजन होने चाहिए। कंपाउंड पी में 1 कार्बन होना चाहिए और कंपाउंड पी में 2 ऑक्सीजन होने चाहिए। अब देखो किसमें हो रहा है फॉर्मूला। देखो, 2 नाइट्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है। सही है जी।
बाकियों को भी देखो, 2 नाइट्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, लेकिन ऑक्सीजन एक ही है जी, क्रॉस हो गया। फिर इसी तरह 2 नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन 8 हो गए, क्रॉस हो गया। यहाँ पर देखिए 2 नाइट्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है, क्रॉस हो गया। क्या आंसर आ गया? तो कोई किसमें? दो, तो 2 है ना। अगर ये नाइट्रोजन नजर नहीं आ रहा तुम्हें क्या? तो आपको देखिए कहने को अब आप क्या है कि ये तो और सिंपल सवाल था। आपको उसने कहा, रेशो दिया, उसी रेशो को यूज करके आप डेटा तक पहुंचे। कैसे पहुंचे? आपको उसने क्या बताया कि कंपाउंड पी वाज द ओनली सब्सटेंस फॉर्म जो कि आपको अमोनिया गैस के 2 वॉल्यूम से और कार्बन डाइऑक्साइड के 1 वॉल्यूम से मिल रहा है। तो सिंपली यू टोटल द एटम्स एंड दैट्स इट। चलिए, ओके, ये है सवाल जो आपको अच्छे से समझना है। Two isotopes of chlorine are chlorine 35 and 37. Using these isotopes, how many relative molecular masses are possible for the compound C2H3Cl3? अब ये कॉमन सेंस वाला सवाल है। कहता है क्लोरीन के 2 आइसोटोप हैं, 35 और 37। कहता है अगर इन दोनों आइसोटोप को यूज करें तो कितने मॉलिक्यूलर मासेस पॉसिबल है। तो मैं आपके लिए आसान कर देता हूं। C2H3Cl3 का मॉलिक्यूलर मास बताओ कितना है, कैलकुलेट करो मॉलिक्यूलर मास। 35 रख के कैलकुलेट करना। 35 का 35 है ना, उसने 35 37 का 35 रख के कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है? 105। अब यहाँ कॉमन सेंस क्या है सफवान, कि देखो ये कब आया? जब तुमने तीनों क्लोरीन का मास क्या रखा? 35। तीनों क्लोरीन का मास क्या लिया तुमने? 35। अब पॉसिबिलिटी क्या है? तीनों क्लोरीन में से एक क्लोरीन कौन सा हो? 2 35 वाले हो और एक, पहली पॉसिबिलिटी तीनों क्लोरीन 35 वाले हो। तीनों क्लोरीन क्या हो? 35। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? कि 2 क्लोरीन 35 वाले हो, एक क्लोरीन क्या हो? 37 वाला हो। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है? कि एक क्लोरीन 35 वाला हो, 2 37 वाले हो। और तीसरी क्या है? चौथी क्या है? कि सारे के सारे 37 वाले हो। तो वो यही तो पूछना चाह रहा है कि पॉसिबिलिटी क्या बनती है, व्हाट यूजिंग दीज आइटम। देखो 3 क्लोरीन है टोटल, 3 क्लोरीन है। 3 क्लोरीन में अगर तीनों का मास 35 है तो देखो सम बताओ कितना आ रहा है। तीनों का मास 35 30 105 है ना। तीनों का मास 35 रखोगे तो 105 बन रहा है। अगर तीनों में से 2 का मास 35 रखो और एक का 37, अब कितना बनेगा? 107 है ना। समझ गए? अब तीनों में से एक का 35 रखो, 2 का 37 रखो, अब कितना बनेगा? अब बनेगा 109। और अगर तीनों का 37 रखोगे तो 111। तो यही तो पूछा था वो, यूजिंग दीज आइसोटोप्स हाउ मेनी डिफरेंट रिलेटिव मॉलिक्यूलर मासेस आर पॉसिबल फॉर द कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फार्मूला दिस इज दिस। तो सिंपल है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, कॉमन सेंस यूज करना। कि उसने बताया है, मैंने थोड़ी बताया, उसने बताया कि क्लोरीन के पास 35 और 37 2 मासेस होते हैं। अगर इन दोनों आइसोटोप को यूज किया जाए तो कितने मासेस पॉसिबल है? तो 3 टोटल क्लोरीन है, तीनों 35 होंगे तो मास डिफरेंट होगा। एक 35 होगा, 2 37 होंगे या 2 37 होंगे। उस तरह से आपने 4 पॉसिबिलिटीज निकाली। हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड, अच्छा ये तो फिर रिएक्शन वाला सवाल आ गया, ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। अच्छा जी, करेक्ट सिंबल है, ये तो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, जल्दी फटाफट कर ले। पार्टिकल कंटेन 34 प्रोटॉन्स। प्रोटॉन 34 है, न्यूट्रॉन कितने? 45 और इलेक्ट्रॉन 36 है। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर नहीं है तो ये एटम है क्या आयन है? आयन है। और कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा है? 2। जब 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो चार्ज क्या होना चाहिए? +2 या -2? ठीक है, कैसे बताइए? 335 337 235 137 237 एक मिनट रुक जाओ, दोबारा से शुरू कीजिएगा। अब होश आवाज में बताइए। 335 सही है, 337 2 हो गई, ठीक है। और अब इसके बाद बताइए। हो गई भाई, एक ही बात तो बोल रहे हो, आगे पीछे कर रहे हो। पहले तुम 37 को 30 लिख के कर लो ना। अच्छा ठीक है, अच्छा जी। आयोनिक इक्वेशन हमने एसिड बेस में सीखी है, अभी के लिए टॉपिक नहीं छोड़ छोड़। व्हाट इज द अब देखो सवाल आ जाता है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालना है, डॉट वाला सवाल है। एग्जामिनर ने क्यों दिया डॉट वाला? क्योंकि देयर आर गधे पीपल जो कि डॉट को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। सॉल्व करो, बताओ क्या आंसर आ रहा है। मेरे ख्याल 178 आएगा शायद, करो उसको। क्या है
चलो मैं इक्वेशन बना देता हूं, करो। 63.5 प्लस 32 प्लस 16 टाइम्स 4 प्लस 5 इंटू 18 क्या आ रहा है? 178। हाँ कितना? 2 तो क्या हो जाएगा? 250। ठीक, फिर ये मोल इक्वेशन आ गया, इसको स्किप मार देते हैं, कल कराएंगे ना भाई इक्वेशन वाले सवाल। ये देख ले मेरे बच्चे, यूजिंग दी पीरियोडिक टेबल। बेटा आप तो वैसे भी नहीं कर रहे, ठीक है ना, फॉर्मेलिटी के लिए बैठे, लेकिन जो कर रहे हैं उनको तो मैं कराऊं। यूजिंग द पीरियोडिक टेबल फॉर द रिलेटिव एटॉमिक मासेस व्हिच हैज द लीस्ट मास। इस तरह के सवाल आपको बहुत मिलते हैं कि भाई सबसे कम मास किसका होगा। तो ये सीधा सीधा सवाल है, आपको क्या दिए? मोल्स दिए हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको मास का फॉर्मूला पता है, आप सबसे क्या निकालोगे? मास निकालोगे। बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, वो कहते हैं अच्छा 0.5 मोल है तो इसमें कम होगा, ये जरूरी नहीं है। क्या निकालोगे? मोल इज इक्वल टू मास अपॉन एमआर करोगे, फॉर्मूलाज दिए हुए सॉल्व करोगे, जिसका सबसे कम मास आएगा वो आंसर होगा। मोल्स के पेपर 1 में देखो एक बात समझ लो कि अभी करते हुए आप मोल्स का पेपर 1 इसलिए डिफिकल्ट कहते हो, एक तो प्रैक्टिस नहीं की, नंबर 1। नंबर 2, प्रैक्टिस जब आप कर रहे हो 6 8 10 सवाल मोल्स की है, पेपर में 10 सवाल थोड़ी आएंगे मोल के, पेपर में तो मैक्सिमम 2 सवाल आएंगे मोल के। जब 2 आ रहे हैं तो 2 तो ढंग से कर लोगे ना। जब यहाँ पर आप 10-20 सवाल करते हो मोल के एक साथ, तो फिर दिमाग थोड़ा ड्रेन हो जाता है। 7 पीरियोडिक टेबल साथ मिला हुआ होता है आपको, तो पीरियोडिक टेबल की एलिमेंट्स को देखकर आप सबको क्या निकालोगे? मास निकालोगे। हाँ अरे पीरियोडिक टेबल से मास लोगे ना सबका। लीस्ट मास, हाँ ठीक है। भाई जिनको बेटा क्या हो रहा है, ओके सर देखो बेटा, दिस इज अगेन अ वेरी कॉमन वे ऑफ आस्किंग अ क्वेश्चन। इन द आयोनिक सॉलिड जिंक फॉस्फाइड, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द फॉस्फाइड आयन? वैलेंसी का कांसेप्ट है। जिंक फॉस्फाइड में फॉस्फाइड का फॉर्मूला क्या होगा? देखो ये जिंक फॉस्फाइड का वैलेंसी कहां लिखी होगी? जिंक पे कितनी है? प्लस में माइनस में? मेरे बच्चे आपने कंपाउंड में वैलेंसी क्या पढ़ी है? कंपाउंड फॉर्मूला राइटिंग सीखी है ना, कि जब 2 कंपाउंड होते हैं तो x की वैलेंसी y पर आती है और y की x पर आती है। इसका मतलब एक बात तो पता चल गई कि जिंक की वैलेंसी कितनी है? 2, और p की कितनी है? 3। फिर पहला कंपाउंड क्या होता है? पॉजिटिव, दूसरा कंपाउंड होता है नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो जिंक की वैलेंसी +2 बनेगी और फास्फोरस की वैलेंसी -3 बनेगी। सेकंड पार्ट के कंपाउंड की वैलेंसी, एलिमेंट की वैलेंसी क्या होगी? 3। इसीलिए आंसर क्या होगा? ऐसे ही ना, कंपाउंड का पॉजिटिव। बस अजान के टाइम में पढ़ना मना होता है। क्या कर रही हो भाई? अहमद चलो बेटा लास्ट क्वेश्चन देखिए। 4 कंपाउंड्स आर शोन। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला के बहुत अलग अलग अंदाज में। विच पेयर ऑफ कंपाउंड्स हैव द सेम एम्पिरिकल फार्मूला? तो आपने कुछ भी नहीं करना, पहले सबका क्या बनाना है? मॉलिक्यूलर बनाना है, फिर रेशियो करके देख लेना है। मॉलिक्यूलर बनाने के लिए क्या करोगे? टोटल नंबर ऑफ एटम्स काउंट करो। यहाँ क्या बनेगा? 1 2 3 4 C4 H कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 H8O2
तो मॉलिक्यूलर से एम्पिरिकल क्या बन गया इसका? CH2O, C2H2O। यहां क्या बनेगा? C3H1 2 3 4 5 6 6 और O, इसका एम्पिरिकल यही होगा। फिर आगे चलें, C2H4O, इसको कैंसिल करेंगे तो यही रहेगा। उसके बाद क्या है? C2H1 2 3 4 O2, इसको कैंसिल करें क्या बनेगा? CH2O। किससे मैच कर रहा है? किसी से भी नहीं कर रहा, काउंटिंग में मिस्टेक कर दी होगी इधर। दोबारा देखो, 1 2 3 4 C4 और ये क्या था? 1 2 3 4 5 6 7 8 और O2, यही था ना भाई? तो ये डिवाइड करने में क्या बनेगा? C2H4O2 O, C2H4O, C2H4O कहाँ आ रहा है? बी कैसे आंसर हो गया भाई? C2H4O। जी जी ठीक है, ठीक है, बी आंसर बनेगा ना बेटा। ये है ना C2H4O, C2H4O है ना, बस ठीक है।